स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यह टॉपिक तो आपको आना जरूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। लास्ट वीडियो में इससे हम पढ़ रहे हैं अपने स्केलर्स और वेक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में डिफाइन किया था, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उन्हें किस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं। देखो, स्केलर्स को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे कि 3n एंड 4n है, हमारे पास 4n है, तो अगर हमें स्केलर्स को निकालना है तो उनको सिंपल प्लस करके 7n हो सकता है। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सपोज वो 3n तो ईस्ट अप साइड और 4n डाउन साइड है, तो टोटल जो होगा वो 7n ना होके 1n हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास दो मेथड होते हैं, ट्रायंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। अब कब ट्रायंगल मेथड अप्लाई होता है, कब पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई होता है, ये हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल मेथड कब अप्लाई होता है? जब हमारे वेक्टर्स एक दूसरे के बाद होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ट्रायंगल मेथड अप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है, ओके, ये इसके टेल और ये इसका हेड है। ये जो कॉर्नर होता है ये हेड बोला जाता है, और जो ये बैक साइड होती है इसको हम टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट वेक्टर है, सपोज उसकी जो टेल है वो इस वेक्टर के साथ कंबाइन हो रही है और हेड इसका इस तरह से है वेक्टर बी का। तो जो इनके जो थर्ड लाइन होगी वेक्टर्स की, यानी इसका जो टेल से कंबाइन होगा और इसके हेड के साथ, ये जो वेक्टर होगा ये हमारा रिजल्टेंट देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज ए बी सी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ट्रायंगल मेथड क्या बताता है? जब इस तरह से हमारे वेक्टर होते हैं, फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल एक दूसरे के बाद इस तरह से आता है वन बाय वन, तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? और अगर हम यहीं पे ऐड को सब्सट्रैक्शन करना चाहे, दो वेक्टर्स को माइनस करना, तो क्या होता है, जो इनके ऑपोजिट ट्रायंगल होगा, जैसे कि वेक्टर बी ये है और ये सपोज ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होगा हमारा वेक्टर माइनस बी। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, ये वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। दिस इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए बी सी डैश। का रिजल्टेंट क्या होगा, ए बी प्लस बी सी डैश इज इक्वल्स टू ए सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कितना होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दिस इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इनका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? देखो, हम रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यानी अब हमारे पास दो वेक्टर्स का सम तो आ चुका है, एडिशन तो आ चुका है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि जो रिजल्टेंट एडिशन आया है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। तो देखो किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम अपनी अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं? देखो, इस लाइन को हम इसका बेस मानते हैं, इसको हाइट, और इसको क्या मानते हैं, हाइपोटेनिस। तो हमारा रूल क्या बताता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यानी कि ए बी क्या है हमारा, ए सी क्या है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस साइन का मतलब है मैग्नीट्यूड, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका बी है, तो सपोज ये आर है हमारा रिजल्टेंट,
ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं अपने ट्रायंगल मेथड की हेल्प से दो वेक्टर के एडिशंस का। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम मेथड की। पैरेललोग्राम मेथड कब अप्लाई होता है, देखो जब हमारे वेक्टर्स इस तरह से होते हैं। देखो यहाँ क्या था, फर्स्ट वेक्टर का तो हेड था और सेकंड की टेल, बट जब दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी आता है इस तरह से, तो अब हम वेक्टर का एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल मेथड लगाते हैं। इसलिए के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, और ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये होता है हमारा वेक्टर आर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इस आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे। देखो सपोज ये यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। सपोज इस पॉइंट को हम मानते हैं पॉइंट ई। ये क्या है, हमारा राइट एंगल, जो कि क्या है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एंगल सपोज हमारा थीटा है, यानी कि जो हमारे रिजल्टेंट और हमारे वेक्टर ए के बीच का एंगल, सपोज ये एंगल है हमारा अल्फा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें वैल्यू निकालनी है आर की। देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगी और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी की हो जाएगी। यानी इस बार बी डी जो होगा वो हमारा वेक्टर बी होगा और सी डी जो हो जाएगा वो वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वेक्टर बी। अब देखो, अब हमें क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का सम होगी। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, किस तरह से, हम देख रहे हैं ये एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल डाला, नॉर्मल डालने का मतलब क्या है, ये एंगल है ये होगा हमारा राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंपल हमें कोई मेथड नहीं दिखाई दे रहा था अपना कि जो मेथड हम अप्लाई कर सके और आर की वैल्यू निकाल सके। अब हमने इसमें क्या किया है, ये वैल्यू निकाली है ना हमने, ये जो नॉर्मल डाला है। अब आप ध्यान से देखो, ए डी ई ए एक हमारा राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और राइट एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, राइट एंगल में हम अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, देखो राइट एंगल की 3 साइड्स होती हैं, इस तरह से हमारा राइट एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल होता है और ये थीटा होता है जो हमारा एंगल है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है हमारा रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल। हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच क्या एंगल बनेगा। और अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, जब हम राइट एंगल बनाते हैं ना, तो उसमें ना हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर। क्या क्या होता है, उसका बेस होता है, उसकी हाइट होती है और एक होता है उसका हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसमें बेस क्या होगा, जो ये थीटा एंगल है, राइट एंगल, सबसे पहले हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल होता है ना उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है हमेशा, चाहे वो ऐसे बन रहा हो या फिर ऐसे बन रहा हो, कैसे भी हो। जो राइट एंगल होगा, अगर ये एंगल राइट एंगल है तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल थीटा की, जो हमारा एंगल है। एंगल की जो अलोंग होता है वो होता है बेस। क्या होता है एंगल के अलोंग वाली साइड, बेस। और जो एंगल ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, और ये जो बची हुई होती है ये होती है हाइट। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के कंपोनेंट अलग अलग। अब देखो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी बताती है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस राइट एंगल की बात करती हूँ, ए डी ई ए, देखो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ए ई। ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री है, डी और ये ए, ये क्या है हमारा आर, ये हमारा वेक्टर ए है
और ये क्या है हमारी डी ई हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ पे अगर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ओके क्लियर है, ये अप्लाई कर लेंगे। अब देखो इसे अप्लाई करने के बाद हमें क्या निकालना होगा, ए ई की वैल्यू निकालनी होगी और ई डी की वैल्यू निकालनी होगी और हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे आर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट, वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा आंसर आएगा। अब लगाते हैं हम इन ट्रायंगल ए डी ई ए के अंदर पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो जब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अपनी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं आर वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर, यहाँ पे हम ए डी स्क्वायर लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ओके क्लियर है, इतना समझ में आ गया क्या हुआ है। अब हम इनकी सबकी वैल्यूज निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे और अपना रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर ए ई की वैल्यू क्या है, देखो ए ई हमारी दो पार्ट्स में है, ए बी प्लस बी ई। हमारे पास ए बी की वैल्यू तो वेक्टर ए है लेकिन बी ई की वैल्यू नहीं है, तो हमें बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ई को ए बी प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ई डी। हमें बी डी की वैल्यू पता है वेक्टर बी, लेकिन ई डी की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें ई डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए आइए करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें बी ई की वैल्यू निकालनी है और ई डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम ट्रायंगल लेंगे बी डी ई बी। क्यों ले रहे हैं हम ये ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये राइट एंगल है हमारा, दूसरा ये ट्रायंगल जो है हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और सिर्फ क्योंकि हमें इस पोर्शन और इस पोर्शन की वैल्यू की जरूरत है, तो हम ये दोनों वैल्यू इस ट्रायंगल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई करके अपने निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलो आइए देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल कौन सा है, बी डी ई, साइन थीटा। देखो जो ये एंगल होगा और ये एंगल होंगे क्या होंगे, एक साइज के होते हैं क्योंकि इंटरनल एंगल है, एक ही तरह के एंगल है ना। जब इस तरह से हमारा ये बन रहा है पैरेललोग्राम, तो इसका जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल, तो वही हम अप्लाई करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो साइन थीटा होता है ना वो हमारा किसके इक्वल होता है, हमेशा हाइट अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होती है। किसके इक्वल, हाइट या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो आप इसको कई बार। ठीक है, कई जगह आपको जो हाइट होगा ना इस तरह से जो था ये बेस है, हाइट की जगह आपको परपेंडिकुलर भी मिल सकता है। ठीक है, तो हाइट अपॉन हाइपोटेनस होती है साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आपने 10th में ये सीख लिया होगा ये फॉर्मूले। और ये सिमिलरली tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी हाइट अपॉन बेस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हम ट्रायंगल बी डी ई में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ साइन और कॉस की क्यों अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन में आ गई हमारी हाइट, हाइट क्या होगी ई डी। ठीक है, जो राइट एंगल के जस्ट पास में होती है ये तो होती है ना हाइट। ठीक है, और कॉस थीटा में क्या आ जाता है हमारा बेस, क्योंकि ये एंगल है तो इसके लिए ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ से हम बी ई की वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा से और साइन थीटा से हम ई डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमें अपनी इक्वेशन फर्स्ट में यही वैल्यूज चाहिए। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या होगी हाइट, हाइट कितनी है इसकी ई डी,
अपॉन हाइपोटेनस कितना है बी डी, ठीक है। कॉस थीटा के अंदर बेस कितना है हमारा बी ई, अपॉन हाइपोटेनस कितना है बी डी। ओके, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछिए मुझसे। देखो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ई डी की, बी डी की वैल्यू कितनी है, ये इसके सेम वेक्टर बी है, तो क्योंकि यहाँ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम यहाँ वेक्टर नहीं लेंगे, सिर्फ बी लेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है बी सिर्फ वो यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारी ई डी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ई डी इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा। ओके, और यहाँ से हमारी बी ई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी कॉस थीटा, बी डी की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वेक्टर आर कितना आ जाएगा, आर लिख लेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई की वैल्यू कितनी आई है बी कॉस थीटा। ए बी की वैल्यू रख लेते हैं, चलो हम ए बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी ई की वैल्यू बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ई डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ई डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, क्योंकि ई डी का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब इनका दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर की 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कॉमन बी स्क्वायर लेके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक? और ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये वैल्यू कितनी होती है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ स्क्वायर था, हमें स्क्वायर खत्म करना है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ गया? आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम अपना पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे, फिर उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, हम नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल क्रिएट करेंगे। राइट एंगल क्रिएट करने के बाद हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और उसको सोल्व करके हम अपने आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर हो जाता है। फिर हम इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके और अपना आर का आंसर निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर व्हेन दे आर स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, जब वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ ए क्या है हमारे एक वेक्टर की वैल्यू और बी कितनी है हमारे दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा क्या है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। अब हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, इस थीटा की, कि रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। देखो एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वापस लेंगे ट्रायंगल ADEA, इन ट्रायंगल ADEA। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है रिजल्टेंट की वैल्यू। रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम tan थीटा लेते हैं,
टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जो मैथ्स होता है, मैथ्स में टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक तो मैंने आपको यहीं पे ही बताया था, टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हाइट अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हाइट कितनी है हमारी? क्या है हमारे इस ट्रायंगल के अंदर? ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें हाइट कितनी है? ईडी। ईडी अपॉन बेस क्या है? ए ई। ठीक है, ईडी की वैल्यू देखो यहां से क्या है? बी साइन थीटा अपॉन ए ई की वैल्यू कितनी है हमारी? ए ई की वैल्यू है ए बी प्लस बी ई, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, क्योंकि ए बी की वैल्यू ए है और बी ई की वैल्यू यहाँ से बी कॉस थीटा है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है? समझ आ गया? कोई डाउट इस टॉपिक में? तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अच्छे से समझ आ गया हो कि हम किस तरह से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जब हमारे वेक्टर इस तरह से होते हैं कि एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर कंबाइन आगे जा रहा है उससे, यानी कि जब वेक्टर ए इस तरह से आता है और इसके साथ फिर वेक्टर बी इस तरह से जाता है, तो इस तरह के वेक्टर को तो हम ट्रायंगल मेथड से यूज प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे जो वेक्टर होते हैं दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उनका हम एडिशन करने के लिए अपना पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, कई बार इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या? जब हमारा वेक्टर मोर देन वन डायरेक्शन में मूव करता है, कैसे करता है उसको सीखने के लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो को मत भूलिए।